Hello students, welcome to the Dakshinai classroom. Now FST 32 paper number 2, question number 1, one or more than one correct है ना. First में which of the following statement is are correct. तो पहला statement fx is differential for all x belongs to 0 to 1, then f of x must be bounded in 0 to 1. बिल्कुल differentiable है तो 0 से 1 में वो आपका हर एक वैल्यू पर डिफाइन हो गई होगा. इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी जाने के चांसेस है ही नहीं. ठीक है, तो ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है हमारा. बी ऑप्शन, देयर एग्जिस्ट अ बाइजेक्टिव फंक्शन 0 to 1 विच इज नॉट कॉन्टिन्यूअस. हो सकता है, कैसे हो सकता है कि 0 से 1 उसको रेंज चाहिए है ना, 0 से 1 में रेंज चाहिए है ना, तो वो कुछ ऐसा हो सकता है कि ये 1 है आपका. ठीक है, और 0 पे मैं यहाँ डिफाइन कर दूँ 1 1 है ना, और मान लो 1 पर भी ओपन हो जाए, यहाँ हो जाए, तो भी आपका ये बाइजेक्टिव है. 1 1 है, बिल्कुल है, हर एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू दे रहा है. और दूसरी बात ये कि वन ऑन टू भी रेंज हो गई 0 से 1. सी पार्ट -1 से 2 में दिस, देन एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 2 फॉर सम एक्स सी बिलोंग्स टू -1 to 2. ठीक है, एफ ऑफ एक्स जो है आपका वो है एक्स स्क्वायर माइनस कॉस पाई एक्स प्लस 4. देन एफ ऑफ सी इज इक्वल टू 2 फॉर सम c belongs to -1 to 2. f of c क्या 2 पाई होगा क्या? तो हम देख सकते हैं कि -1 पर जो वैल्यू है इसकी, -1 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 5 6, और 2 पर वैल्यू हो जाएगी 4 4 8 -1 7. तो -1 से 6 में ये -1 से 2 में ये 6 से लेके 7 तक जा रहा है. तो 2 पाई वैल्यू क्या होगी 6.2 है, तो कहीं ना कहीं ये 2 पाई ये होगा, बिल्कुल होगा. ठीक है, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन में बोला गया है कि एफ ऑफ एक्स आपको दे रखा है 3 + x + e पावर x. देन एफ इनवर्स का, मान लो इसका इनवर्स जो हमने मान लिया जी एक्स मान लिया, तो हम जानते हैं कि एफ ऑफ जी एक्स जो होगा वो किसके बराबर होगा, एक्स के बराबर. तो जी डैश एक्स आपका हो गया 1/में एफ डैश जी एक्स. बात समझ में आ रही है? तो x कितना है यहाँ पर, कितना रखना है 4, मतलब g के लिए जो डोमेन होगी इसके लिए रेंज होगी f के लिए, तो ये 4 किस x पर हो रहा है, बाइजेक्टिव है तो 1 1 होगा, तो x की एक ही वैल्यू आएगी दैट इज 0. x इज इक्वल टू 0 पर ये क्या हो रहा है आपका, तो g ऑफ 4 कितना हो जाएगा आपका 0, तो 1/f' 0 निकालना है आपको. तो f' इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3 + 1 + e पावर x फॉर x इज इक्वल टू 0, कितना आ गया 1/5. सॉरी, डिफरेंशिएशन हमने गड़बड़ किया है, 3 का डिफरेंशिएशन 0, 1 + e, तो ये 1/2 हो जाएगा. नाउ क्वेश्चन नंबर 2 में एफ ऑफ एक्स आपको गिवन है sin x/x, ओके, एंड I1 दे रखा है 0 से पाई एफ ऑफ एक्स dx, और I2 गिवन है 0 से π/2 एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ π/2 - x dx. ठीक है, तो पहले I1 को पाई से कंपेयर करना है. हम जानते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है हमेशा आपका sin x/x है, तो 1 से छोटा होगा, ये कंफर्म है, पहली बात. ठीक है, तो यदि 1 से कंफर्म है तो 0 से पाई में यदि इसको इंटीग्रेट करूं तो ये वैल्यू जो है I1 वो आ जाएगी पाई से छोटी हमेशा. पहली बात तो ये आ गई. और I1 और I2 में रिलेशन चाहिए, तो I2 जो है, I2 कैन बी रिटन एज 0 से π/2 एफ ऑफ एक्स क्या है आपका sin x/x इंटू एफ ऑफ π/2 - x, तो वो हो जाएगा cos x/में π/2 - x dx. ठीक, नाउ फर्दर I2 को हम लिखेंगे 0/π/2, एलसीएम लेंगे तो ये 2 ऊपर जाएगा तो वो हो जाएगा 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय 2x पाई - 2x dx. तो ये आपका 2 sin x cos x क्या हो गया sin 2x. अब 2x को हम रखेंगे t, तो लिमिट आपकी चेंज हो रही है 0 से पाई, ये हो जाएगा sin t, और dx क्या हो जाएगा dt/2, और ये होगा आपका t पाई - t. ठीक है, I2 ये 2 इधर ले आए हम, है ना, कोई दिक्कत है क्या ऐसे लाने में? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं. 0 से पाई,
इसको हम देखें तो इसको लिख सकता हूँ मैं साइन टी अपॉन में टी प्लस साइन टी अपॉन में पाई माइनस टी। ऐड करने में ऊपर पाई आएगा तो आपको पाई से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसको आप ध्यान से देखो तो 2i2 1 बाय पाई, या फिर पाई इधर ही लिख लो आप, तो 2 पाई 0 से पाई साइन टी बाई टी डी टी प्लस 0 से पाई साइन टी बाय पाई माइनस टी डी टी। तो ये आपका I1 था और ये भी I1 ही है। अब इसमें किंग लगाओ तो किंग लगाने पे टी को लिख सकता हूं मैं पाई माइनस टी, फर्क नहीं पड़ता। तो 2 पाई I2 आपका आ गया 2I1 के बराबर। कोई कैलकुलेशन में समस्या एक बार हम देखेंगे। एक मिनट, यहाँ जब हमने लिया तो ये 2x थोड़ी ना होगा, ये x ही रहेगा ना। एलसीएम लेने पर पाई माइनस 2x ऊपर जाएगा, तो इसके लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो इधर मल्टीप्लिकेशन में भी एक 2 चलेगा जो कि 2 को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ से पाई I2 इज इक्वल टू 2I1 आ गया। हमसे क्या पूछा गया? I1 बाय I2 हो जाएगा पाई बाय 2, दैट इज ऑप्शन डी। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, y is equal to mx bisects two distinct chords drawn from 4,4 on y square is equal to 4x, y square is equal to 4x। 4,4 पैराबोला को सेटिस्फाई करा, देन m में भी ओके। तो y is equal to mx कोई लाइन है, 4,4 से आप जो कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हो वो लाइन ये जो है इसको बाइसेक्ट कर रही है। तो इस पर एक कोई भी पॉइंट हम ले सकते हैं, x mx, या x ना लेके कुछ ले लो आप, t ले लेते हैं, t mt। बात समझ में आ गई? देन m में भी, अच्छा कितनी कॉर्ड ड्रॉ कर रहे हो आप? दो अलग अलग कॉर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पैराबोला के लिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए यही पैराबोला गिवन है आपको, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, बिल्कुल। तो इसके लिए इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज गिवन कैन बी गिवन बाय t इज इक्वल टू s1। तो इसके लिए इक्वेशन हो गई y स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। तो mty माइनस 2x प्लस टी इज इक्वल टू s1, मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इधर से आ गया m स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4t। अब ये जो है कॉर्ड कहां से पास हो रही है? 4,4 से, तो 4,4 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 4 रखने पे कितना आ गया? 4mt माइनस 2 4 प्लस टी, इधर m स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4t। तो ये टी स्क्वायर में क्वाड्रेटिक आ गई, टी स्क्वायर के साथ आ गया m स्क्वायर और 4mt। तो t हमने इधर लिया कॉमन, तो बचेगा क्या इधर? 4m माइनस 2 प्लस 2 माइनस 2, और कांस्टेंट में आ जाएगा प्लस 8, ठीक है। और दो डिस्टिंक्ट कॉर्ड है तो इस क्वाड्रेटिक के दो रियल रूट होना चाहिए, मतलब t की दो वैल्यू आनी चाहिए, अभी तो 2 पॉइंट आएंगे। तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो 4m माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर इंटू 8 शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहां से आ गया आपका 16m स्क्वायर। कोई कैलकुलेशन में गड़बड़ी तो नहीं है? चलो देखते हैं। 4 16 एक बार देख लेते हैं हम। तो 2x प्लस टी एम टी वाई एम स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस 4t, ठीक है। 4,4 से पास हो रहा है, तो 4mt माइनस 2 4 प्लस टी एम स्क्वायर टी स्क्वायर, और इधर हो जाएगा t उधर जाएगा, अच्छा t उधर गया तो माइनस 4m है ना, और वो तो माइनस ही रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 16m स्क्वायर माइनस में माइनस 16m प्लस 4 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आ गया 16m स्क्वायर प्लस 16m माइनस 4 लेस देन 0। 4 कॉमन लिया तो 4m स्क्वायर प्लस 4m माइनस 1 शुड बी
लेस देन 0। ये आपके पास एम में कहानी आ गई, तो एम की रेंज यहां से आ गई है ना। तो एम कौन कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है आप वो देख लो। एम मैंने 0 डाला तो सेटिस्फाई कर रहा है बिल्कुल। एम माइनस हाफ डाला तो सेटिस्फाई करेगा क्या? माइनस हाफ पर हम देखें तो ये भी सेटिस्फाई। देन एम में भी बोला है ना, हाफ रखेंगे तो हाफ पर ये 1/4, हाफ नहीं सेटिस्फाई करेगा, 1 भी नहीं करेगा। अच्छा, कैलकुलेशन में गड़बड़ी हो गई हमारे यहाँ। -4m -2 था तो इसका स्क्वायर होगा ये, तो +4 +16m होगा ये। +16m तो इधर हो जाएगा -16 और इधर हो जाएगा माइनस, सॉरी अभी प्लस है तो अभी प्लस, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4m -1। अब ठीक है, कैलकुलेशन में गड़बड़ी थी। m माइनस हाफ मैंने रखा, सेटिस्फाई कर रहा है क्या? तो नहीं कर रहा है। 0 रखा, कर रहा है। हाफ रखा तो नेगेटिव आएगा, कर रहा है। 1 रखा तो नेगेटिव कर रहा है। तो जो भी m इसको सेटिस्फाई कर रहेगा वो आपका आंसर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4। थीटा इज द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम c, 0 वेयर c इज पॉजिटिव टू द सर्कल x² + y² इज इक्वल्स टू 1। तो c, 0 इधर का ही पॉइंट है। यहाँ से आपने टेंजेंट ड्रॉ करे तो इनके बीच का जो एंगल है इसको थीटा बोला गया है। तो इसकी रेडियस तो 1 है, ठीक है। और लेंथ ऑफ टेंजेंट कितनी हो गई, या लेंथ ऑफ ये एंगल थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, θ/2। तो साइन θ/2 कितना होगा बता सकते हो? 1/, ये कितना है c, तो 1/c। क्योंकि हमें इसमें c की रेंज बताएं। देन बीच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन इज आर ट्रू। यदि थीटा 5π/6 से, फर्स्ट ऑप्शन, थीटा 5π/6 से पाई है तो θ/2 होगा 5π/12 से π/2 तक, ठीक है। तो साइन θ/2 की रेंज हो जाएगी, साइन θ/2 5π/12, साइन 5π/12 कितना होगा आपका? 75 डिग्री। 75 डिग्री बोले तो √3 + 1/2√2 और ये 1। तो इसका रेसिप्रोकल लूम है तो वही तो आपका c है। 1/sin θ/2 c हो जाएगा, तो इसका रेंज हो जाएगी 1 से 2√2/√3 + 1। इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे हम तो 1, ये 2√2√3 -1 ऊपर चला जाएगा और रेशनलाइज किया तो नीचे क्या बचेगा 2, तो √6। तो जो भी है c की आपकी रेंज आ गई 1 से √6 - √2। तो गलत है वो तो, है ना। ऐसे ही हम सारे ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा। बी ऑप्शन देखते हैं। ओके, बी ऑप्शन में देखें हम तो बी ऑप्शन में दे रखा है थीटा 3π/5 से पाई, तो θ/2 हो जाएगा 3π/10 से π/2। तो साइन θ/2 आपका हो जाएगा 3π/10 मतलब 18, ये 36, साइन 60 डिग्री, साइन 36, सही है। नहीं 18 3 54, 54, साइन 54 मतलब cos 36 दैट इज √5 + 1/4 और अगेन ये पाए 1। तो इसका रेसिप्रोकल लूँ तो आपका c आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा तो रेंज हो जाएगी 4/√5 + 1 से। सो c इज 1। इसको फिर से रेशनलाइज किया, √5 - 1 ऊपर गया और नीचे बचेगा 4, 4 कैंसिल हो गया, ये रेंज आ गई आपकी। तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। थर्ड ऑप्शन, θ/2 की रेंज क्या है, π/4 से π/2। तो साइन θ/2 आपका हो गया 1/√2 से 1। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 से √2। डी ऑप्शन, θ/2 हो गया π/6 से π/2। तो साइन θ/2 आपका हो जाएगा π/6 बोले तो 30 डिग्री दैट इज हाफ से 1। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 से 2। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है, ए के अलावा सारे ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5। 5 में देखो आप तो साइन अल्फा, समेशन ऑफ साइन अल्फा 0, समेशन ऑफ कॉस अल्फा 0, देन ये सब बताना है हमें, है ना। तो पावर 4, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके होते हैं। मैंने ए लिया कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा, या फिर हम बोले e पावर आयोटा अल्फा। सिमिलरली बी लिया कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा।
दैट इज ई पावर आयोटा बीटा। सी लिया मैंने कॉस गामा प्लस आयोटा साइन गामा दैट इज ई पावर आयोटा गामा। इनको सबको मैं ऐड करूं तो a प्लस बी प्लस सी क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ कॉस अल्फा प्लस आयोटा समेशन ऑफ साइन अल्फा। कॉस अल्फा साइन अल्फा का समेशन 0 है तो ये आ गया 0। तो a प्लस बी प्लस सी आपका क्या हो गया 0। पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, दूसरी बात कि मैं ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालूं, तो इसमें से ए बी सी कॉमन ले लिया तो क्या हो गया 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। अब 1/a क्या हो जाएगा यहां से e पावर माइनस आयोटा अल्फा, ई पावर माइनस आयोटा बीटा और 1/c हो जाएगा ई पावर माइनस आयोटा गामा। इसको यदि मैं ओपन करूं तो ये हो जाएगा समेशन ऑफ कॉस अल्फा माइनस आयोटा समेशन ऑफ साइन अल्फा। तो समेशन ऑफ कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 है तो ये आ गया 0। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी आपका 0 आ गया। ठीक है, तो जो हमसे पूछा गया कॉस 4 अल्फा कॉस 3 अल्फा, पहले कॉस 3 अल्फा देख लो, ये कब आएगा जब मैं इसका क्यूब करूंगा, क्योंकि ए का क्यूब क्या हो जाएगा ई पावर आयोटा 3 अल्फा। तो ए प्लस बी प्लस सी 0 है तो हम जानते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होगा 3abc के बराबर। तो ए क्यूब मतलब ई पावर आयोटा 3 अल्फा का समेशन है ना, इधर हो जाएगा ई पावर आयोटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो दोनों से मैं रियल पॉइंट रियल जो है रियल पार्ट कंपेयर करूं तो समेशन ऑफ कॉस 3 अल्फा हो गया और इधर से रियल पार्ट कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के साथ 3 भी आएगा। ऐसे ही इमेजिनरी पॉइंट यदि मैं इमेजिनरी पार्ट यदि कंपेयर करूं तो वो हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये आपका ऑप्शन सी और डी आ गया। ठीक है, 4 अल्फा लाने के लिए पावर 4 करना पड़ेगा, तो a पावर 4 प्लस बी पावर 4 प्लस सी पावर 4। इसको कैसे लिख सकता हूं मैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर a स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो जाएगा समेशन ऑफ ई पावर आयोटा 2 अल्फा। अब इसको फिर से हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ। कुछ समझ में आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है क्या हो रहा है। तो ये पार्ट आपका 0 था, ये पार्ट भी 0 आ जाएगा। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। हाँ एक मिनट, ये होगा इसका स्क्वायर माइनस ये वाला पार्ट है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमने कहीं निकाला क्या, वो नहीं निकाला, तो वो भी निकाल सकते हैं। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आपका क्या होगा ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 2 समेशन ऑफ ए बी। समेशन ऑफ ए बी भी 0 था, ए प्लस बी प्लस सी भी 0 है तो ये भी 0 होगा। इसको हटाओ, ये भी 0 आ गया। तो यहां से अब हम देखें तो ये क्या है समेशन ऑफ ई पावर आयोटा 4 अल्फा का समेशन। रियल पार्ट में देखूं तो ऑप्शन ए है, इमेजिनरी पार्ट 0 करूं तो ऑप्शन बी आ गया। तो सारे ऑप्शन करेक्ट हो गए। कुछ पल्ले पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 हो गया 6। द नंबर दिस इज डिविजिबल बाय ओके। हंड्रेड नहीं है 1000 सी 500 इज डिविजिबल बाय। तो इसको हम लिखेंगे 1000 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 500 फैक्टोरियल 500 फैक्टोरियल। सिंपल क्वेश्चन है, इज डिविजिबल बाय। 7 से डिविजिबिलिटी हम देखें तो 7 का जो एक्सपोनेंट आएगा न्यूमरेटर में वो क्या आएगा 1000 बाय 7 का बॉक्स। कुछ याद आ रहा है, फिर से 7 से डिवाइड करूंगा तो इसको यदि मैं डिवाइड करूं तो ये हो जाएगा आपका कितना 1391 फिर 90 तो 76। फिर 7 से इसको डिवाइड करूंगा। अरे समझ में आ रहा है, 1000 को 7 स्क्वायर से डिवाइड करो या फिर जो आया उसके बाद 7 से डिवाइड करो। अब बोलोगे सर पॉइंट में आएगा, अरे भाई बॉक्स लगा हुआ है ना। फिर से 7 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा आपका पहले तो ये सही है 1000 बाय 7 यदि हम देखें तो कितना होगा 13 से जाएगा और फिर 7 से जाएगा। हाँ, फिर 7 से हमने किया तो ये हो जाएगा आपका कितना 1 और फिर बचा कितना 6 और 7 9 9।
फिर 7 से जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो ये आ गया आपका न्यूमिनेटर में 7 का एक्सपोनेंट। तो कितना हो गया 11। तो 137 प्लस 21 8 158। 7 का एक्सपोनेंट आया न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में हम 500 से इसको डिवाइड करेंगे 7 तो हो जाएगा 71 1। फिर 7 से डिवाइड किया इसको तो ये कितना हो जाएगा 10। फिर इसको 7 से 1 तो कितना हो गया ये 72। तो 72 हुआ। कुछ गड़बड़ है यार इसमें। इसको 1000 को मैं 7 से डिवाइड करूँ तो 1, अच्छा 1, फिर बचा कितना 3 3 अच्छा 4 आएगा और फिर 2 तो 7 2 14 42 7 चौको 28 फिर 2 7 2 14। फिर इसको 7 से डिवाइड किया तो 7 2 14 और फिर 0। फिर 7 से डिवाइड किया 2 कितना हो गया ये 7 का एक्सपोनेंट न्यूमरेटर में 163। 64। 500 का मैं देखूँ तो कितना आ गया 72। नहीं 72 कैसे 82। तो 500 का एक्सपोनेंट डिनोमिनेटर में कितना आया 500 के लिए 82 और इसमें भी 82। तो 7 की पावर में देखो न्यूमरेटर में 164, डिनोमिनेटर में कितनी थी 82 प्लस 82 या फिर ऐसे, हाँ ऐसे। तो 7 पावर 0 मतलब इस पूरे नंबर में 7 का एक्सपोनेंट नहीं होगा तो 7 से डिविजिबल नहीं होगा। सिमिलरली हम 13 से चेक करेंगे तो 1000 को 13 से डिवाइड करते जाओ, उसका एक्सपोनेंट न्यूमरेटर में निकालो फिर डिनोमिनेटर में। ऐसे अगला 191 चेक कर लेंगे, 201 चेक कर लेंगे। अब इसमें हम ध्यान रखते हैं कि जिसका एक्सपोनेंट निकालते हैं वो प्राइम होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, ABC are unit vectors such that A and B are mutually perpendicular, okay, and C vector is equally inclined to A and B, okay, at an angle theta. If C vector is XA vector plus YB vector plus Z A cross तो ए सी जो है ए और बी के इक्वली इंक्लाइंड है और एंगल कितना है थीटा। तो मैं सबसे पहले एक्स वाई जेड के बारे में बात कर लूँ तो मैंने ए के साथ डॉट किया इसका, तो ए के साथ डॉट किया इसका तो ये आ गया एक्स ए डॉट ए, ये तो यूनिट वेक्टर है तो एक्स हो गया। ए डॉट बी 0 क्योंकि परपेंडिकुलर है, ए डॉट ए क्रॉस बी 0 हो जाएगा तो एक्स आपका यहां से निकल के आ गया ए डॉट सी। इनके बीच का एंगल कॉस थीटा है, ए का वेक्टर 1 है, सी का वेक्टर हमने कुछ ले लिया, मान लो सी ले लिया तो सी कॉस थीटा। सिमिलरली y आ जाएगा आपका सी, वो भी सी कॉस थीटा आएगा। कैसे b से आप डॉट करो, समझ में आ गई, किससे डॉट किया हमने b से, तो b y भी आपका आ गया सी कॉस थीटा। c क्या है वेक्टर c का मैग्नीट्यूड, ओके। फिर हमने c से इसका डॉट किया तो c डॉट c क्या हो जाएगा सी स्क्वायर, इधर हो जाएगा x a डॉट c x इंटू ए डॉट सी, और ए डॉट सी आपका क्या है x है तो एक्स स्क्वायर, इधर वाई स्क्वायर, इधर z के साथ क्या आ जाएगा ए बी सी का बॉक्स। कोई दिक्कत, हमने क्या किया इसमें सी के साथ डॉट किया तो ये आ गया। अच्छा इसमें मैं ऐसा करूं कि, ठीक है, इसमें मैं ऐसा करूं कि ए क्रॉस बी के साथ डॉट कर दूं, ठीक है, ये बढ़िया रहेगा। ए क्रॉस बी के साथ डॉट कर दो इसमें। भाई देखो ये तो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कर, ए क्रॉस बी के साथ इसका डॉट किया तो ये बॉक्स एबीसी हो गया, ठीक है। ए क्रॉस बी डॉट ए 0, ए क्रॉस बी डॉट बी 0 और इधर हो जाएगा जेड ए क्रॉस बी के मॉड का स्क्वायर। दोनों का मैग्नीट्यूड 1 है और परपेंडिकुलर है तो ये 1 हो गया, तो आपका जेड जो निकल के आ गया वो बॉक्स एबीसी आ गया।
तो बॉक्स एबीसी आपका जेड हो गया, तो यहां से हम सीधा बोल सकते हैं क्या कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि बॉक्स एबीसी आपका जेड है सीधा सीधा। तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और साथ ही साथ एक्स स्क्वायर कितना है आपका, कहाँ गया, निकाला था हमने कहीं, एक्स स्क्वायर हमने निकाला है, ये सी कॉस स्क्वायर थीटा है और वाई सी साइन स्क्वायर थीटा है, तो जेड स्क्वायर आपका आ गया सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो हो गया सी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हो जाएगा सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा 2 टाइम्स, तो जेड स्क्वायर आ गया सी स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये रिलेशन आ गया। तो हमें यहां बताना है कि जेड स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई, तो सी का मैग्नीट्यूड कहीं भी यूज नहीं किया गया है। अच्छा, अरे यार दे तो रखा है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स, तो सी भी आपका यूनिट वेक्टर है, तो सी 1 हो गया, सी जैसे ही 1 हुआ तो जेड स्क्वायर आ गया आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो कौन कौन सा करेक्ट हो गया, और एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर दोनों बराबर है, यहां से हम बोल सकते हैं मतलब एक्स और वाई बराबर है, तो बी भी हो गया, फर्स्ट भी हो जाएगा, सी भी हो जाएगा और डी भी है, सारे ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, 8 में देखो क्या है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, probability of A, probability of B and probability of A union B are respectively in AP and with the second term is equal to common difference, ये आपका common difference B है, then which of the following statement is are true, ठीक है। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए इंटरसेक्शन 5 हो गया, तो ठीक है, इंडिपेंडेंट इज ट्वाइस दैट ऑफ ए, अच्छा प्रोबेबिलिटी ये सब निकालना है हमें मतलब, तो यहां से हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी या प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर, क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस दिया तो वो कॉमन डिफरेंस के बराबर, और तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका आ गया 0, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, इंडिपेंडेंट होंगे नहीं होंगे चेक करते हैं अभी, बात समझ में आ गई। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मतलब एपी का दिस माइनस दिस टर्म कॉमन डिफरेंस के बराबर, और कॉमन डिफरेंस क्या था आपका ए के बराबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो गई 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो कौन सा ऑप्शन, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है 2 टाइम्स है, सी भी करेक्ट हो गया, ए और सी करेक्ट हो गया, बी नहीं होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी 0 नहीं है। और इंडिविजुअल निकालना है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, किसी और का यूज करें जैसे इसको, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी आपका आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा इसने हाँ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव पूछा था ना, ठीक है। और कुछ पता कर सकते हैं क्या, यहाँ से कुछ हम निकल नहीं रहा है ना, बात ये, यहाँ से हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कुछ नहीं मिलेगा, हमें तो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालना है इसकी, है ना, तो अच्छा हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो हो गए, है ना, और इसमें कुछ बोला है द कॉम्बिनेशन बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, तो अच्छा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमें पता है 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, और ए और बी आपका कंप्लीट सेट बना रहा है क्या, बोला है क्या कुछ, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट्स विद सेकंड टर्म इक्वल टू, अच्छा दे तो रखा उसने ब्रैकेट में ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स,
ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी शुड बी 1। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया 2 टाइम्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया 1/3, दूसरा हो जाएगा 2/3। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, ये पैराग्राफ है 9 और 10 एक साथ चलेगा। ओके पैराग्राफ नंबर 9 एंड, मतलब पैराग्राफ में क्वेश्चन 9 एंड 10। अल्फा एन आपको गिवन है 1 - 1/2 1/3 माइनस ऐसा प्लस माइनस -1 पावर n - 1 1/n, n बिलोंग्स टू नेचुरल, देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 9 में आर करेक्ट। तो पहला ऑप्शन 1/n+1 एंड सो ऑन अप टू दिस, क्या ये अल्फा 2n के बराबर है क्या? ठीक है, अल्फा 2n मतलब n की जगह आप 2n रख दो। तो इसमें हमने क्या किया कि 1/1 + 1/2 + 1/3 + 1/4, ऐसे ही 1/n तक हमने नंबर्स इसमें ऐड किए। ऐड किए हैं तो भाई सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। आगे बात समझ में? तो ये आपका जो है नंबर इसमें हमें लाना है, ये n की जगह 2n रख के, है ना। ओके अब इसमें जो ऑड वाले हैं, मतलब नीचे जो ऑड चल रहा है, तो 1 + 1/3 अलग कर दिया, 1/5 अलग कर दिया, 1/2n - 1 अलग कर दिया, और 1/2 1/4 1/6 1/2n अलग कर दिया, और डिनोमिनेटर से 2 कॉमन भी ले लिया, तो बचेगा क्या 1/1 + 1/2, जो 6 था वो 1/3, और ऐसे ही कहां तक जाएगा 1/n की तरफ, और माइनस में भी यही लिखा हुआ है। तो ये पूरी कहानी आपकी आ गई 1 + 1/3 1/5 से लेके 1/2n - 1 और प्लस हाफ -1, तो -½ ऑफ 1 + ½ ऐसे ही 1/n। अब इसको मैं लिखूं तो ये लिखा हुआ है 1 -½ + 1/3 2 × 2 4 -1/4, ऐसे ही लास्ट में हो जाएगा माइनस के साथ 1/2n। सो यही तो है, n की जगह में 2n रखो तो यही तो आ रहा है। सो दिस इज इक्वल्स टू अल्फा 2n। पहला ऑप्शन करेक्ट। बी ऑप्शन में दे रखा है, आपसे पूछा गया है कि अल्फा 2n जो है 1 से छोटा होगा हमेशा, क्या हम बोल सकते हैं क्या? तो अल्फा 2n जो हमने लिया था, अल्फा 2n इसके बराबर आया, यहीं से देखो आप, इसमें कितने टर्म से 1 से लेके ये लिखा हुआ n + n, n टर्म से, ठीक है। तो इसमें अल्फा 2n जो है आपका, मैंने क्या किया कि नीचे जो है सभी को जो इन सब में छोटा टर्म कौन सा होगा, ये वाला, तो सभी को मैंने 1/2n से रिप्लेस कर दिया। तो ऐसा करने से क्या होगा, सब में जो छोटा नंबर है वो यही है, तो अल्फा 2n जो होगा हमेशा इससे बड़ा होगा, तो 1/2n कितनी बार आएगा, n टाइम्स, तो अल्फा 2n आपका हो गया हाफ से बड़ा। और छोटा निकालने के लिए हमने क्या कर दिया कि सभी को बड़े नंबर से रिप्लेस कर दो, तो हमेशा उससे छोटा होगा, तो 1/n + 1 कितने नंबर से, ये n नंबर से। बात समझ में आ रही है? तो ये जो नंबर है आप यहां से देख सकते हो कि ये जो है ये भी 1 से छोटा है। ओके तो बी और सी दोनों एक साथ आ गए। डी ऑप्शन, तो अल्फा एन जो है, डी ऑप्शन, अल्फा एन जो है आपका वो हाफ से 1 होगा। तो हमने जो ऊपर पूछा बताया है वो ध्यान रखना, 2n के बारे में कमेंट किया है, तो अल्फा एन कैसे छोटा है क्या, तो आप n 1 रख के देखो तो ये कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, बट यहाँ तो ओपन लगा हुआ है तो गलत हो गया ये, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10। देखो 10 में बोला गया है कि Pn/Qn अल्फा n है, ठीक है। देन HCF ऑफ Pn/Qn 1 है, मतलब प्राइम नंबर से, और वेयर A/n, जहां कहीं भी A/n लिखा हो मतलब A जो है वो n को डिवाइड कर रहा है। देन आपसे अलग अलग पूछे गए हैं।
अल्फा एन क्या है आपका पी एन बाय क्यू एन। तो पहले ऑप्शन में आप देखो तो ये बोला गया है P1319, 1319 मतलब एन हमें लेना है 1319। ठीक है, तो अल्फा 1319, यदि अल्फा 2n है तो हमने ये देखा था, तो अल्फा 1319 है। तो आप इसको ऐसे समझो कि यहाँ यदि ये इवन है तो ये -1 आएगा, और n यदि ऑड है तो यहाँ प्लस आएगा, मतलब अरे ये प्लस हो जाएगा ना, ऑड -1 इवन, -1 की पावर इवन 1। तो इसको हमने लिखा, मतलब आप ऐसे समझो कि इसको मैं लिख सकता हूं अल्फा n-1 प्लस -1 पावर n-1 1 बाय n। क्या ये बात समझ में आती है? तो इसको हमें एक छोटा लिखना है, तो अल्फा 1319 कैन बी रिटर्न एज 1318 प्लस 1 अपॉन में 1319। ठीक है, ऐसा क्यों किया अभी समझ में आएगा। और ये 2 का मल्टीपल हो गया, तो n कितना हो गया यहाँ पे, 2 इंटू क्या लिखा हुआ है 659। कुछ समझ में आ रहा है? तो दिस कैन बी रिटर्न एज 1 अपॉन में n+1, n आपका ये हो गया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन में 660, 661, 662 ऐसा चलेगा। तो इधर कौन सा टर्म आएगा 2n, दैट इज 1318, और इधर क्या था 1319। ओके, अब इन दोनों को मैं ऐड करूं तो ये नंबर क्या आ रहा है आपका, इन दोनों को ऐड करने पे जो न्यूमरेटर, मतलब इन दोनों को एक साथ क्लब कर लिया, अगला नंबर 1661 प्लस 1318 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यदि मैं इसको ऐड करूं न्यूमरेटर में नंबर जो आएगा वो क्या आएगा 9791। बात समझ में आ रही? और फिर जो आएगा कुछ पी वाई क्यू फॉर्म में आएगा नंबर, ऊपर भी नेचुरल नंबर नीचे भी एलसीएम लेने के बाद। समझ में आ रही है बात? एंड दैट इज इक्वल्स टू अल्फा 1319, अल्फा 1319। और ऑप्शन ए में पूछा गया है कि P1319 को क्या 197 डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये P1319 अपॉन में Q1319। तो ये हो गया आपका P1319 इज इक्वल्स टू 1979 Q1319 P बाय Q। तो अब समझना, हाँ, तो क्या इसको ये डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब आप समझो ध्यान से कि Q जो नंबर है आपका, इसमें आप जब भी ऐड करो तो हमेशा जो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो 1979 से छोटा है, तो इसमें कभी भी 197 का फैक्टर नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो ये फैक्टर आपका बचेगा, मतलब ये जो नंबर है ये बचेगा। तो भाई ये नंबर क्या हुआ आपका ये पूरा, तो ये इसको डिवाइड करेगा। समझ में आ गई बात? आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। 11 में आपसे बोला गया है, अरे आ गया समझ में 10th क्वेश्चन, यही बोला गया उसमें। अच्छा है, मोर देन 1 करेक्ट था यार। बाकी अब आगे के ना कुछ चेक कर लेना, क्यू एन इवन होगा तो क्या होगा, ऑड होगा तो क्या होगा। अब पैराग्राफ 11 एंड 12 आपसे इसमें दे रखा है 0 से इन्फिनिटी e पावर -x² dx को आपको a लेना है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों है। ठीक है, सो नाउ 11th में पूछा गया है 0 से इन्फिनिटी e पावर -jx डिवाइडेड बाय √x वेयर j इज पॉजिटिव इज इक्वल्स टू a और j के टर्म्स में चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर मैंने सब्स्टिट्यूशन लगा दिया कि x को रख दिया √jx या √j√x, क्योंकि j और x दोनों पॉजिटिव है तो हम ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ गई बात?
x नहीं t ले लो क्योंकि x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a, लिमिट तो सेम रहेगी 0 से इन्फिनिटी, क्यों, क्योंकि 0 पे 0, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी, तो e पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा j t, और dx हो जाएगा आपका अंडर रूट जे, तो साथ में चलेगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन 1/2 अंडर रूट टी डी टी। ठीक है, और यही हमें चाहिए भी था, इसको कुछ मैंने I1 ले लिया, तो 0 से इन्फिनिटी क्या क्या बाहर आ रहा है इसमें, अंडर रूट जे बाहर आ रहा है और 2 बाहर आ रहा है, e पावर माइनस जे टी डिवाइडेड बाय रूट टी, एंड दिस इज नथिंग बट I1, तो यहां से आ गया a अंडर रूट जे बाय 2 इज इक्वल्स टू I1, तो I1 आपका आ गया, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन आ रहा है भाई, 2a बाय अंडर रूट जे। क्वेश्चन नंबर 12 में गिवन दैट एफ अल्फा का डिफरेंशिएशन दैट इज एफ डेस अल्फा ही लिखा हुआ है वो, माइनस 0 से इन्फिनिटी एक्स ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर साइन अल्फा एक्स डी एक्स, वेर एफ ऑफ अल्फा दे रखा है 0 से इन्फिनिटी ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस अल्फा एक्स डी एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 2। ठीक है, इसको मैं इंटीग्रेट कर सकता हूँ, कैसे, एक्स स्क्वायर को 2 टी लूँ तो मैं वो डी एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, यदि इसको इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी, क्योंकि हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे, बाय पार्ट्स लगाएंगे हम इसमें, तो एक्स स्क्वायर को आपने टी लिया, तो ये हो जाएगा एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा डी टी बाय 2, और इसका इंटीग्रेशन ई पावर माइनस टी बाय 2 माइनस के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस ई पावर टी क्या था एक्स, तो उसका इंटीग्रेशन ये होगा आपका। ठीक है, तो एफ डेस अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस, इसमें बाय पार्ट्स लगा रहे हैं, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, इसको डिफरेंशिएट, तो इसका इंटीग्रेशन अभी देखा हमने क्या आया, ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन अल्फा एक्स, लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, माइनस और माइनस प्लस, अच्छा इसका भी माइनस था, ध्यान रखना, ठीक, माइनस, इसका इंटीग्रेशन निकाला था ये, और साइन अल्फा एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस अल्फा एक्स इंटू अल्फा, तो ये माइनस बाहर आ गया, माइनस अल्फा हो गया, बात पल्ले पड़ी, इन्फिनिटी पे देखो तो 0 की तरफ, 0 पर ये 0 की तरफ जाएगा, तो ओवरऑल ये आपका आ गया 0, तो एफ डैश अल्फा आ गया आपका माइनस अल्फा बाय 2, और ई पावर माइनस एक्स स्क्वायर कॉस अल्फा एक्स जो है वो एफ ऑफ अल्फा गिवन है। ओके, आई बात समझ में, तो एफ डैश अल्फा आपका हो गया अपॉन में एफ ऑफ अल्फा हो गया माइनस अल्फा बाय 2, तो एल एन एफ ऑफ अल्फा हो गया माइनस अल्फा बाय 2 एक्स प्लस सी, सी निकालने के लिए हमें कुछ दे रखा होगा, ये दे रखा है ना, तो जो एफ ऑफ एक्स था इसमें मैं अल्फा, चलो एफ ऑफ अल्फा आपका आ गया के टाइम्स ई पावर माइनस अल्फा बाय 2 इंटू एक्स, है ना, एक्स नहीं होगा वो अल्फा ही होगा, गड़बड़ है ये, अल्फा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं ना हम, तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 4 प्लस सी, तो एफ ऑफ अल्फा आ जाएगा के टाइम्स ई पावर माइनस अल्फा स्क्वायर बाय 4। अब ठीक है, अब अल्फा यदि मैं 0 रखूं, अल्फा यदि 0 रखता हूं एफ ऑफ में, ये आपका एफ ऑफ अल्फा था, तो एफ ऑफ 0 किसके बराबर है, ए के बराबर, तो 0 ए के बराबर, 0 रखा मैंने यहाँ पर, तो 1 ए, तो के आपका आ गया ए। अब हमसे पूछा गया एफ ऑफ 2, तो एफ ऑफ 2 हो जाएगा ए इंटू ई पावर माइनस 1, दैट इज ए बाय ई। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, बी। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, मतलब सम ऑफ रूट आपको पता है माइनस 1,
प्रोडक्ट ऑफ रूट बताया -1। अब इसने जो डिटर्मिनेंट दे रखा है वो है 3 को लिखा 1 + 1 + 1, 1 + S1 दैट इज दिस, दूसरा 1 + S2, ओके 1 + S1 ये हो गया, 1 + S2 ये हो गया, 1 + S3 मतलब अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, 1 + S2, 1 + S3, 1 + S4। तो ये जो है आपका दो डिटर्मिनेंट में ब्रेक हो जाएगा। कैसे? मैंने रो में लिया 1 1 1, इधर ले लिया 1 1 1। अब मैं इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करूं ताकि एलिमेंट आपका ये बन जाए, ये वाला तो बन गया, तो वो बन जाएगा 1 अल्फा बीटा से, इधर 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर से। अब यहां देख सकते हो अपने आप वो आ जाएगा 1 अल्फा बीटा, और अगला टर्म ये बन जाएगा, अगला टर्म ये बन जाएगा, और फिर 1 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इनको आप देखो तो दोनों डिटर्मिनेंट सेम है कि नहीं है या नहीं है? तो बिल्कुल ये सेम है। कैसे देख सकते हो आप? रो को कॉलम बनाओ और कॉलम को रो बनाओ, ट्रांसपोज लो। तो ये वैल्यू मैंने मान ली कुछ डी माना, तो ये भी डी लिखा हुआ, तो आपसे डी स्क्वायर पूछा गया, और इसका जो डिटर्मिनेंट होगा आपको कई तरीके बताए कि अल्फा इक्वल टू 1 यदि मैं रखता हूं तो ये दोनों रो दोनों कॉलम सेम बन जाएंगे, मतलब डिटर्मिनेंट 0। तो एक अल्फा -1 फैक्टर हुआ, और बीटा इक्वल टू 1 भी इसका फैक्टर हुआ, और अल्फा इक्वल टू बीटा रखता हूं तो भी 0 हो रहा है। अब बात आती है कि इसमें इसका कॉफिशिएंट क्या आएगा, कि क्या आएगा, तो उसके लिए आप क्या करो कि अल्फा बीटा आप कुछ एक 0 रख दो, अल्फा 0 रख दिया मैंने और बीटा 1 रख दिया, बीटा 1 नहीं रख सकते, मतलब इस हिसाब से लिखो। अच्छा, जो वैल्यू है वो इसका स्क्वायर होगा, पहली बात तो के आपका 1 या माइनस कैसे आएगा भाई, समझ में आ रहा है? आप अल्फा बीटा इस हिसाब से लो, मतलब 0 और 2 ले लिया, अल्फा 0 ले लिया, बीटा 2 ले लिया, तो के का आपको पता चल जाएगा मतलब क्या होएगा। यहाँ पे +1 या -1 आता है, बट यहाँ स्क्वायरिंग है तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमें पता है अल्फा बीटा के बारे में कहानी, तो सम ऑफ रूट आपको पता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो वो इनको प्रोडक्ट करके आप यहाँ रख लो, आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 4। मेन स्टेप इसमें ये वाला था, दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट में। A plane is parallel to two lines whose direction ratios are this and this. It contains the point this. If they cut the coordinate axis at ABC, then the volume of the tetrahedron OABC is k/2, then k. Okay. एक प्लेन में आपको दो लाइन दे रखी है और उनके दोनों के डायरेक्शन कोसाइन दे रखे हैं, तो इसका जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, दोनों का क्रॉस, और दोनों का क्रॉस हो जाएगा आपका ये 1 0 -1 -1 1 0। आगे बात समझ में? तो एन वेक्टर आपका आ जाएगा आई कैप के साथ 1, माइनस जे कैप के साथ -1, के कैप के साथ 1, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो प्लेन की इक्वेशन हो गई x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू डी। डी निकालने के लिए कहाँ से पास हो रहा है, 1,1,1 से, तो डी आपका आ गया 3। तो इसके जो कंपोनेंट आ गए, जो कोऑर्डिनेट एक्सेस को ये कट करेगा, वो 3,0 3,0,0 फिर 3 फिर 3, तो ये जो टेट्राहेड्रन बनेगा इसका वॉल्यूम चाहिए हमें। तो वॉल्यूम क्या होगा, 1/6। समझ में आ गया? पॉइंट जो होंगे वो ये होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस के। ओके, तो ये तीन वेक्टर ले लिए, 3i कैप, 3j कैप और 3k कैप का बॉक्स 1/6 उसका, तो ये आ जाएगा 27/6 इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 5 में बोला गया है आपसे समेशन ऑफ tan इनवर्स 8/π बाहर है, k कहां से जा रहा है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 2k अपॉन में, तो इसमें लिखा हमने 1 + k⁴ + k² + 1, 2 को लिख दिया 1 + 1, और ऊपर क्या लिखा हुआ है 2k। तो एक अगला स्टेप हम बढ़ा है, तो 8/π समेशन k1 से लेके इन्फिनिटी तक tan इनवर्स, इसमें मैंने +k² किया और -k² किया, तो ये क्या लिखा हुआ है k² + 1 का होल स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा k² + 1 का होल स्क्वायर -k², ऊपर 2k आपका चल रहा है, ठीक है। तो 8/π समेशन 1 से लेके इनफाइनाइट तक tan इनवर्स
नीचे हो गया 1 प्लस के स्क्वायर प्लस 1 माइनस के, और एक और हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 1 प्लस के। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 2 के, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो 2 के जो है इसको लिख सकते हैं हम ये माइनस ये, तो ये 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई के टर्म में चेंज हो गया। तो 8 बाई पाई समेशन के 1 से लेके इन्फिनिटी तक, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स के स्क्वायर प्लस के प्लस 1 माइनस 10 इनवर्स के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, के मैंने 1 रखा तो ये आ जाएगा 10 इनवर्स 3, ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1। 2 रखा मैंने, 2 रखा तो ये हो जाएगा 4 तो 6 7, और ये हो जाएगा 2 रखने पे 4 3। ऐसे ही मैं n रखूँ तो 10 इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 1, और अगला जो भी आएगा 10 इनवर्स एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। तो ये ऐसे टर्म कैंसिल हो रहे हैं, तो आपका ये टर्म बचेगा और इधर ये 10 इनवर्स 1 बचेगा बस। तो 8 बाई पाई, और इन्फिनिटी पे ये वैल्यू कहाँ जाएगी, पाई बाई 2 की तरफ, वो है 10 इनवर्स 1 पाई बाई 4। तो ये आ गया पाई बाई 4 इंटू दिस, तो आंसर इज 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1/6। 1/6 में हम देखें तो बोल रखा है इसने एफ ऑफ एक्स जो है वो है मैक्सिमम ऑफ मॉड 5 माइनस एक्स या x माइनस 5, एक ही बात है, और 7 पावर माइनस मॉड x। अल्फा इज द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस, बीटा विद द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज नॉन डिफरेंस, देन फाइंड अल्फा प्लस बीटा। तो ग्राफ बना लेते हैं। मॉड x माइनस 5 का ग्राफ ये हो गया, 5 पर आपका ये होगा 7 माइनस मॉड x, तो 7 पावर माइनस x का ग्राफ जो होगा 0 पर ये 1, उसके बाद ऐसे जाएगा इधर, और इधर ऐसे जाएगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो जो राइट पोर्शन में वही लेफ्ट में आएगा। अब इसमें हमें चाहिए कौन सा, मैक्सिमम वाला। तो मैक्सिमम वाला कौन सा ग्राफ आएगा, ये इधर से तो ये चल रहा है, इसके बाद ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, समझ में आ रहा है, और फिर ये निकल। तो ये जो ब्लू वाला है ये आपका रिक्वायर्ड ग्राफ है किसका, एफ ऑफ एक्स का। तो पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी 0, पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन 17। Find the length of the intercept of the normal 8n 12,8 root 3 on the parabola y square is equals to 16x। पॉइंट है आपके पास n 12,8 root 3 on the parabola y square is 16x, इसका फोकस है 4,0 made by the circle which is described on the focal distance of this point as diameter। इसको डायमीटर मान के एक सर्कल ड्रॉ करूं तो वो तो ऐसा तो जाएगी, है ना। तो यहाँ से जो नॉर्मल आप ड्रॉ कर रहे हो, ये थोड़ा डायग्राम खूबसूरत नहीं बनेगा, वैसे ये यहाँ तक जाना चाहिए, पर समझाने के लिए ऐसे ही बता रहा हूँ। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा हो तो वही ये ऐसा जाएगा, पर ये आपका डायमीटर है, ये कंफर्म है। तो ये जो इंटरसेप्ट है, ये कोई पॉइंट पी ले लिया तो आपको एन पी बताना है। समझ में आ गई बात। पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16x। ओके, तो मैं यहाँ इससे ज्वाइन करूँ तो ये डायमीटर हुआ, तो ये जो है एंगल कितना सब्सटेंड करेगा, 90 डिग्री। तो एनपी निकालने के लिए हम ये एनएस तो हमें पता है डिस्टेंस फॉर्मूला से, और एसपी निकाले तो काम हो जाएगा। तो नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा 2y y डैश इज इक्वल्स टू 16। तो y डैश हो गया 8y y, 8y y मतलब 1/√3। स्लोप आ गया ना, किसका आया है, टेंजेंट का। तो नॉर्मल का स्लोप कितना हो गया, -√3। तो इक्वेशन हो जाएगी √3x प्लस वाई इज इक्वल टू सी। और सी निकालने के लिए कहाँ से पास हो रहा है, 12,8√3 से। तो 12 और 8 तो ये हो जाएगा 20√3। कोई दिक्कत, 12 और 8 20, 20√3, ठीक है। तो 4,0 से इसकी डिस्टेंस एसपी आ जाएगी, तो एसपी हो गया 4,0 से डिस्टेंस, तो 16√3/2 दैट इज 8√3। एसपी आ गया आपका 8√3, और एनपी एनएस हो जाएगा आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से 8 का स्क्वायर प्लस 8√3 का स्क्वायर। तो 8 स्क्वायर कॉमन आ गया,
तो 8 बाहर आ गया और बचा कितना, 8 इंटू 2, तो NP हो जाएगा अंडर रूट एस एन स्क्वायर माइनस एस पी, पाइथागोरस लगा रहे हैं, एस एन स्क्वायर हो जाएगा आपका 8 स्क्वायर इंटू 4, एस पी हो जाएगा 8 स्क्वायर इंटू 3, तो ये 8 निकल के आ गया एंड दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 18 में बोला गया है इफ cos 2x minus cos x is equals to sin 4x minus sin x where tan x is not equal to 1, then the value of cos 3x minus sin 3x is, तो 3x में ले जाना है, ओके तो कैसे जा सकते हैं हम, cos 2x को हम लिख सकते हैं cos 3x minus x, sin 4x को लिख सकते हैं हम sin 3x plus x minus sin x, cos a cos b हो जाएगा cos a cos b plus sin a sin b माइनस cos x, इसको इधर ले गए हम तो इधर बच जाएगा cos x माइनस sin x, और ये जो है sin a sin b क्या, sin a प्लस b क्या हो जाएगा sin a cos b प्लस cos a sin b, और जो cos x माइनस sin x वो तो अलग चल ही रहा था। इसके बाद हमने यहाँ से इसको इधर लाए तो इसमें cos x कॉमन आते हुए दिख रहा है, बचेगा क्या cos 3x माइनस sin 3x, इसको इधर लाए तो क्या कॉमन आ रहा है sin x, उधर क्या बचेगा sin 3x माइनस cos 3x इज इक्वल टू cos x माइनस sin x, इन दोनों से cos 3x माइनस sin 3x कॉमन आया, बचा क्या इधर cos x और इधर माइनस sin x, अब cos x माइनस sin x 0 हो सकता है या फिर cos 3x माइनस sin 3x 0 हो सकता है, सॉरी 0 नहीं 1, पर ये नहीं होगा क्यों, क्योंकि इस केस में 10x आपका 1 हो रहा है जो कि नहीं दे रखा है, तो आप सीधा यहाँ से कैंसिल करके आपका जो फाइनल आंसर होगा वो यही होगा cos 3x माइनस sin 3x इज इक्वल टू 1, जो कि आपसे पूछा गया। ओके